नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद मित्रों, मैं आशीष गोपाल शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। दोस्तों, सीरीज प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, जिसके अंतर्गत यदि आप हमारे पेड कोर्सेज जो कि संघ लोक सेवा आयोग और सभी राज्य सेवा परीक्षाओं के लिए आयोजित किए जाते हैं उन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए इन कॉलिंग नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी है वो है हमारे फ्री स्टडी मटेरियल और फ्री वीडियोस के बारे में, जो कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एक कमिटमेंट है छात्रों के प्रति। इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। इसके लिए आपको जो प्रक्रिया अपनानी होगी उसके तहत आपको सबसे पहले टेलीग्राम जो है ऐप इंस्टॉल करना होगा आपके मोबाइल पर। उसके बाद उसमें आप सर्च ऑप्शन में जा करके आप @स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, ये जो लिखा हुआ है @स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, इसे आप वहां पर सर्च कीजिएगा और उसके बाद उस चैनल पर आपको वहां प्राप्त हो जाएगा वो चैनल। उस पर क्लिक कीजिएगा और ज्वाइन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप इस चैनल के क्या बन जाएंगे, मेंबर बन जाएंगे। इसको ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जितने भी फ्री इनिशिएटिव अर्थात फ्री स्टडी मटेरियल और फ्री वीडियोस जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वहां पर प्रदान किए जाते हैं वो आपको एकदम निःशुल्क उपलब्ध होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी सीरीज की ओर। हमारी जो सीरीज अभी जारी है वो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो पूर्व वर्ष के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र हैं उनके ऊपर हम लोग ये सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कि मॉडल आंसर्स के रूप में आपको किस प्रकार उत्तर लेखन करना है वो बताया जा रहा है। वर्तमान में हम लोग मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2018 के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत खंड बा के बारे में चर्चा करेंगे। खंड आ हम लोग पूरा कर चुके हैं। अब देखिए, सबसे पहले प्रश्न पर आते हैं। इसके अंतर्गत जो पहला प्रश्न पूछा जाता है उस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। इस प्रश्न में कुल 15 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जो कि ए से लेकर ओ तक होते हैं। ठीक है, कुल 15 प्रश्न अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर आपको एक या दो पंक्तियों में देने होते हैं। इसमें आंतरिक विकल्प की सुविधा नहीं रहती है और प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होता है। इस प्रकार ये सेक्शन जो होता है वो 45 अंकों का है। लेकिन नई जो प्रणाली अभी अपनाई गई है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, जो कि 2020 की मुख्य परीक्षा में उसके आधार पर पेपर होंगे, उसमें ये जो 3 नंबर वाले प्रश्न है इनको 2 अंकों का कर दिया गया है और 1 या 2 पंक्ति के स्थान पर इसमें आपको केवल 1 पंक्ति में उत्तर देना रहेगा। अर्थात केवल 10 शब्दों में आपको अपना उत्तर जो है वो कंप्लीट करना होगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा में अभी तक पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पूछेंगे, पहला जो प्रश्न है वो देखेंगे, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला किन पर्वतों का समूह है। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला आपको पता है उत्तर भारत में स्थित है और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला ये पश्चिम से लेकर पूरब की तरफ जो है मध्य प्रदेश में विस्तारित है। ठीक है, इसकी यदि हम बात करें विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की, तो जो इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणियां जो गिनी जाती है उसके अंतर्गत भांडेर, कैमूर, पारसनाथ पठार की जो पहाड़ियां आती हैं वो इसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं। इसके अलावा और भी पहाड़ियां आती हैं, जो विदिशा पहाड़ियां आ जाती हैं, तो वो सब इसके अंतर्गत आती हैं। लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया कि किन पर्वतों का समूह है, तो इसकी महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं उनके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो इसका उत्तर हमने लिखने का प्रयास किया है। सबसे पहले हमने बताया कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूरब की ओर भांडेर, कैमूर व पारसनाथ पहाड़ियों के रूप में फैली हुई है और इसकी लंबाई कितनी है, 1050 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, इसका सर्वोच्च शिखर जो है वो सद्भावना शिखर है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2467 मीटर। देखिए, एक छोटा सा डायग्राम यदि हम बनाएं एमपी के संदर्भ में, ठीक है, जो एमपी का डायग्राम यहां बनाने की हम प्रयास करें तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला कुछ इस प्रकार से यहां पर विस्तृत है, जो कि मध्य प्रदेश के मध्य से जो है निकलती है। इसकी जो भांडेर और कैमूर श्रेणियां हैं, तो जो कैमूर श्रेणी है वो ऐसे निकल जाती है रीवा पन्ना के पठार में, ये कैमूर श्रेणी हो गई और भांडेर श्रेणी थोड़ा दक्षिण में रहती है इसकी, वो यहां पर रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं जिनका मिल करके इनके समूह से विंध्याचल श्रेणी का निर्माण हुआ है उनके बारे में हमने यहां पर बताने का प्रयास किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है संप्राय भूमि क्या है, अर्थात जो पेनिप्लेन क्या होते हैं, संप्राय मैदान या संप्राय भूमि क्या होती है। तो आप सभी को पता होगा, भूगोल में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि संप्राय मैदान का निर्माण नदियों के द्वारा होता है। ये प्रारंभिक परीक्षा में या अन्य जो वनडेयर एग्जाम है उसमें इसी तरीके से पूछा जाता है कि संप्राय मैदान निम्नलिखित में किसके द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। लेकिन मुख्य परीक्षा में जब लिखना हो तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे वो हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, तो 3 नंबर में इसका उत्तर लिखने का प्रयास हम लोग करेंगे कि जब नदियां अपर्दन प्रक्रिया के द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती हैं तब संप्राय मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, इनमें कहीं कहीं उपस्थित कठोर शैल मोनेड नॉक कहलाते हैं। देखिए क्या होता है, जब नदियां
अपने अपवाह क्षेत्र में से गुजरती हैं, तो जब वो पर्वतीय क्षेत्रों से निकल करके एकदम चौरस समतल मैदान में प्रवेश करती हैं तो क्या होता है, उनके जो अवसाद होते हैं उनको तल पर ही क्या करने लगती हैं, वो निक्षेपित करने लगती हैं, जिसके कारण क्या होता है, काफ़ी व्यापक क्षेत्र में नदियों के द्वारा इस प्रकार अपने अवसादों का निक्षेपण किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, संप्राय मैदान का निर्माण वहाँ पर होता है। तो इसीलिए इसका जो उत्तर हमने लिखने का प्रयास किया है 3 अंकों में, इस प्रकार इसका उत्तर लिखा जाना चाहिए। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, पैंडा कृषि से क्या अभिप्राय है। देखिए पैंडा कृषि आप सभी को पता होगा, स्थानांतरी जो कृषि होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके तहत क्या होता है, एक जंगल को, मतलब जो जनजातियां होती हैं वो जंगल में क्या करती हैं, जंगलों को साफ करती हैं और वहां पर खेती करती हैं, और जब वो भूमि अनुपजाऊ हो जाती है तो फिर दोबारा से आगे का जो जंगली क्षेत्र होता है उसकी वनस्पतियां होती हैं उनको क्या करती हैं, वो नष्ट करके वहां पर खेती प्रारंभ करती हैं। तो इससे क्या होता है, वनों का नाश होता है। ठीक है, वो जिसको डिफॉरेस्टेशन हम लोग कहते हैं, ये एक प्रकार से पर्यावरण के लिए हानिकारक जो है खेती का प्रकार है। अब ये मध्य प्रदेश में इसको बेवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको सामान्य शब्दों में स्थानांतरी कृषि या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, और इसका दक्षिण भारतीय जो नाम है, दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये पेंडा के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर उसी के आलोक में हम देने का प्रयास करेंगे कि यह खेती करने का प्राचीन तरीका है। देखिए सबसे पहले इसमें क्या लिखा है हमने, खेती करने का प्राचीन तरीका है, जंगलों में आग लगाकर खेती योग्य जमीन पाई जाती है, खेती योग्य जमीन बनाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे, जनजातियों में प्रचलित ये क्या है, स्थानांतरी कृषि कहलाती है। ये जनजातियों में ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, जो ट्राइब्स जंगलों में निवास करती हैं, और ये किस प्रकार की कृषि है, स्थानांतरी शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहलाता है। पेंडा जो है, ये पेंडा जिसकी हम बात करें, जिसके बारे में प्रश्न है, ये आंध्र प्रदेश में प्रचलित स्थानांतरी कृषि है, अर्थात इसका स्थानीय जो नाम है आंध्र प्रदेश में उसको पेंडा कहा जाता है। और मध्य प्रदेश के बारे में यदि हम लिखना चाहते लिख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में इसको क्या कहा जाता है, बेबार कहकर संबोधित किया जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के 3 ताप विद्युत केंद्रों के नाम बताइए। अब देखिए मध्य प्रदेश में जो थर्मल पावर स्टेशन है उनमें से 3 प्रमुख केंद्रों के नाम यहां पूछे गए हैं, तो हम टू द पॉइंट इसका क्या देंगे, उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या देंगे, 3 ताप विद्युत केंद्र इस प्रकार हैं। ठीक है, सबसे पहला मध्य प्रदेश में ताप विद्युत केंद्र जो स्थापित किया गया था वो था चांदनी ताप विद्युत केंद्र, जो कि वर्तमान में कहां पर, नेपा नगर में स्थित है। यहां पर अखबारी कागज का कारखाना है, उसी के लिए क्या किया गया था, चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। इसकी क्षमता यदि आप लोगों को याद है तो आप लिख सकते हैं 17 मेगावाट, और स्थापना वर्ष यदि याद है तो आप 1953 उसमें लिख करके आ सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण ताप विद्युत केंद्र है वो है सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। ये कहां पर है, ये बैतूल में स्थित है, पाथरखेड़ा नामक स्थान पर। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी, और इसकी वर्तमान स्थापित क्षमता कितनी है, 330 मेगावाट सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। और 3 पूछे है तो तीसरा हम लोग देंगे विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र कहां पर स्थित है, ये बैड़न सीधी में स्थित है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी, और इसकी क्षमता जो है वो 4760 मेगावाट है। इस प्रकार इसका उत्तर कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, तापी या फिर ताप्ती नदी के उद्गम स्थल का नाम बताइए। अब देखिए ताप्ती नदी जो है वो मध्य प्रदेश की उन 2 नदियों में से आती है जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं, अर्थात जो पश्चिम की तरफ बहती हैं। ठीक है, और भारत की भी जो पश्चिम की तरफ बहने वाली जो नदियां हैं उत्तर भारत की, उनमें ताप्ती और नर्मदा का नाम प्रमुखता से आता है। और ये एक कॉमन प्रश्न है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है, तो उनमें से एक ताप्ती भी आती है। ताप्ती का उद्गम स्थल पूछा गया, तो सबसे पहले हम उद्गम स्थल के बारे में बताएंगे कि भाई बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण से, ठीक है, क्या होता है, इसका उद्गम होता है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर, और इसका जो अवसान है वो अवसान कहां होता है, खंबात की खाड़ी में, अर्थात गुजरात में जो खंबात की खाड़ी स्थित है वहां पर इसका क्या होता है, अवसान होता है। ठीक है, तो ये हो गया किसका, ताप्ती का उद्गम स्थल। आप चाहें तो एक छोटा सा मध्य प्रदेश का जो दक्षिण वाला क्षेत्र है उसका एक क्या कर सकते हैं, डायग्राम यहाँ पर बना सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ से बैतूल से ये बुरहानपुर वाला क्षेत्र है, यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। ये नदी इस प्रकार से यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। ये हो गया इसका डायरेक्शन, आप दे दीजिए इसको, इस प्रकार की डायरेक्शन है पूरब से पश्चिम की तरफ। ये ताप्ती आप इसको नाम दे सकते हैं इस प्रकार से। ठीक, तो आप एक छोटा डायग्राम भी वहां पर बना करके आ सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, मंगला किस आर्थिक क्रिया के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्य, ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जो कि तेल, कच्चे तेल की जब हम बात करते हैं, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, इनके लिए काफ़ी फेमस है भारत में। ठीक है, ये कहाँ पर पाए गए, ये पाए गए हैं बाड़मेर राजस्थान में। ठीक है, तो ये
इसी के संदर्भ में हमको क्या करना है, इसका उत्तर देना है। अब ये पूछा गया कि किस आर्थिक क्रिया के लिए प्रसिद्ध है, तो हम सीधा उत्तर लिख सकते हैं एक लाइन में कि भाई मंगला जो है वो तेल एवं प्राकृतिक गैस के भंडारों एवं उनके उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। अब यदि आपको स्थान पता है कहां पर स्थित है, तो आप लिख सकते हैं कि भाई ये कहां पर स्थित है, ये बाड़मेर राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा अन्य जो स्थल है बाड़मेर राजस्थान में ही मंगला के साथ जो जिनकी खोज की गई थी वो थे भाग्यम व ऐश्वर्य। तो इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत के प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। अब इसमें पूछा गया भाई भारत के प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, तो 3 नंबर का प्रश्न है। हम प्रयास करेंगे कम से कम 3 जो महत्वपूर्ण राज्य हैं पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर, उनके बारे में हम यहां बताएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक राज्य इस प्रकार है। सबसे पहले उड़ीसा। उड़ीसा भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन करने वाला राज्य है, तो पहले स्थान पर वो हो गया। दूसरे स्थान पर हमने लिखा है गुजरात, द्वितीय स्थान पर हो गया, और तृतीय स्थान पर आ जाएगा आपका झारखंड। इसके अलावा आप चाहें तो अन्य राज्यों के नाम लिख सकते हैं जिस प्रकार यहाँ लिखे हुए हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु व मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके बाद हम लोग हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न आता है कि अल्लाह बांध क्या है। अब देखिए अल्लाह डैम की जब हम बात करते हैं, ये आपसे 3 नंबर में पूछा गया है और ये 2018 की मुख्य परीक्षा में पूछा गया है, क्योंकि ये उस समय फेमस भी था, चर्चा में था न्यूज़पेपर्स में। क्यों था, क्योंकि इसको 200 वर्ष अर्थात जो गुजरात में भूकंप आया था कच्छ के रण में, उसके कारण जिसकी अल्लाह बांध की उत्पत्ति हुई थी, उस घटनाक्रम को 200 वर्ष हो चुके हैं। तो इसीलिए इसका प्रश्न जो है वो करंट से रिलेट करके मुख्य परीक्षा में पूछा गया था ज्योग्राफी वाले पार्ट में। अब देखिए हम लोग देखेंगे कि अल्लाह बांध क्या है। उत्तर दे इसका लिखेंगे इस प्रकार से, 1819 ईस्वी में गुजरात में आए भूकंप के परिणाम स्वरूप कच्छ के रण में भूगार्भिक क्रियाओं के कारण धरातल के उठान एवं धसान से निर्मित जो बांध था वो अल्लाह का बांध कहलाया। अब देखिए अल्लाह बांध जो है ये कहाँ पर, कच्छ के रण में स्थित है, और वहाँ पर सिंदरी लेक, सिंदरी जो झील है और सिंदरी फोर्ट, उसके आसपास के क्षेत्र में अल्लाह का बांध जो है वो इसकी उत्पत्ति हुई थी। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, लू क्या है। लू आप सभी लोगों को पता है कि यह उत्तर भारत में गर्मियों के मौसम में चलने वाली एक गर्म स्थानीय पवन है। तो यह उत्तर भारत में गर्मियों में, इसका उत्तर भी इसी प्रकार देंगे, यह उत्तर भारत में गर्मियों में उत्तर पश्चिम तथा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलने वाली प्रचंड व शुष्क स्थानीय पवन है। इसे ताप लहरी भी कहा जाता है। जैसे भाई सर्दियों में जो शीत लहर चलती है, इसी प्रकार ये जो चलती है गर्म हवा, इसको ताप लहरी कहा जाता है। इसका स्थानीय नाम जो है भारत में वो लू है। ये उत्तर भारत में प्रवाहित होती है। आप चाहें तो उत्तर भारत का एक छोटा सा डायग्राम जो है बना करके वहां पर, ठीक है, भारत की जब हम बात करते हैं तो इस प्रकार से आप उत्तर भारत का एक डायग्राम वहां पर बना करके और बता सकते हैं कि लू जो है वो इस रीजन में क्या होती है, प्रवाहित होती है उत्तर भारत के मैदान में। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के हीरा उत्पादक क्षेत्र के बारे में लिखिए। अर्थात जो डायमंड प्रोड्यूसिंग जो रीजन है मध्य प्रदेश में, उनके बारे में हमको यहां पर क्या करना है, चर्चा करनी है। तो मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है भारत में जहां पर हीरे का उत्पादन किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया आपका। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, क्षेत्र पूछे उन्होंने कि मध्य प्रदेश में भी क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश में भी वो क्षेत्र कौन सा, रीवा, पन्ना, पठार के अंतर्गत आने वाले जो महत्वपूर्ण जिले हैं, जिसके अंतर्गत रीवा, छतरपुर और सतना, ये 3 महत्वपूर्ण जिले हैं जहां पर हीरे का उत्पादन होता है, जिसमें से वर्तमान में अभी केवल कहां पर हो रहा है आपका, पन्ना में। तो वही लिखेंगे हम लोग। उत्तर इसका इस प्रकार देंगे, मध्य प्रदेश के हीरा उत्पादक प्रमुख क्षेत्र, सबसे पहले पन्ना। अब अगर आपको खदानों के नाम याद है तो आप वो भी लिख सकते हैं, जैसे कि मझगवा। पन्ना में कौन सी खदान है, महत्वपूर्ण खदान मझगवा, और दूसरी है हिनौता। इसके बाद आता है आपका दूसरा है छतरपुर। छतरपुर की महत्वपूर्ण खदानें कौन सी है, अंगूर और वक्सबाहा। वक्सबाहा ये अभी हाईलाइटेड रहा है, न्यूज़ में आपने पढ़ा होगा मध्य प्रदेश से संबंधित, यदि आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं करंट अफेयर की, तो वक्सबाहा क्षेत्र अभी हाल ही में यहाँ पर क्या किया गया है, जो है रियो टिंटो नामक जो एक कंपनी थी फ्रांस की, उसके द्वारा यहाँ पर उत्खनन प्रारंभ किया गया है। इसके बाद हम उससे जो उत्खनन का जो टेंडर है वो छीन करके अभी हाल ही में जो है आदित्य बिरला, जो बिरला समूह है, उसको दे दिया गया है यहाँ पर हीरे उत्खनन का। इसके बाद सतना की हम बात करते हैं। सतना में रामखेरिया और कोटारिया नामक क्षेत्र जो है वो फेमस है, किसके लिए, हीरा उत्पादन के लिए। इसके बाद हम लोग हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एटॉल क्या है। अब एटॉल आप लोगों को पता है, ये प्रबाल जो होते हैं उनके द्वारा निर्मित एक आकृति है, लेकिन ये आकृति कब बनती है और इसका नाम एटॉल कब होता है, क्योंकि उसके द्वारा तो काफी सारी आकृतियां बनाई जाती हैं। तो जब प्रबाल वलय का निर्माण हो, किसके चारों तरफ, किसी द्वीप के चारों तरफ या फिर किसी तट के चारों तरफ, तो फिर क्या
कहलाता है, वो एटॉल कहलाता है। तो इसका उत्तर उसी प्रकार से देंगे। मान लीजिए कोई ये द्वीप है आपका और इसके चारों तरफ की जब हम बात करते हैं तो किसी प्रवाल के द्वारा, ठीक है, इसके चारों तरफ क्या एक वलयनुमा आकृति बना ली जाती है, तो वो क्या कहलाएगा, प्रवाल वलय कहलाता है, जिसको क्या कहा जाता है, एटॉल के कहकर संबोधित किया जाता है। इसके बाद हम लोग हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश के कागज उद्योग के प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। अब देखिए मध्य प्रदेश के जो कागज उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं वो 3 प्रमुख केंद्र हैं जहां पर कागज का उत्पादन किया जाता है, उनका अलग अलग जो है उपयोग होता है। तो सबसे पहला केंद्र हम लोग देखेंगे कि भाई पहला केंद्र कौन सा है, अखबारी कागज। अखबारी कागज के लिए नेपा नगर बुरहानपुर में जो है वो एक कागज उद्योग जो है वो स्थापित किया गया है, ये सबसे पुराना जो है वो उद्योग है। इसके बाद हम बात करेंगे सिक्योरिटी पेपर मिल। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है, ये होशंगाबाद में स्थापित की गई है। आपके होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल, जो प्रतिभूतियां होती हैं, जो सिक्योरिटी बॉन्ड होते हैं, उनके लिए जो पेपर की छपाई होती है वो कहाँ होती है, सिक्योरिटी पेपर मिल की होशंगाबाद में। इसके बाद आता है निजी क्षेत्र का एक कारखाना हमारे यहाँ उपस्थित है जो कि ओरिएंट पेपर मिल के नाम से फेमस है, ये अमलाई की जब हम बात करते हैं, अमलाई शहडोल में ये क्या है, ये निजी क्षेत्र की एक पेपर मिल के रूप में उपस्थित है। चलिए अब हम लोग हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है उपभू तथा अपभू ज्वार को परिभाषित कीजिए। अब देखिए अपभू और उपभू क्या होता है पहले हमें ये पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम इसके कारण जो ज्वार उत्पन्न होते हैं उनके बारे में वर्णन कर सकेंगे। तो अपभू क्या होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है, और उपभू क्या होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होता है। हमें पता है कि चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, पृथ्वी पर ज्वार उत्पन्न होते हैं। तो जब दूरी पृथ्वी और चंद्रमा के निकट मतलब दूरी के में क्या होगा, अधिकतम होगी, तो ज्वार कैसे होंगे, कम तीव्रता वाले होंगे। और दूरी जब कैसी होगी, कम होगी, तो गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा हो जाएगा और ज्वार कैसे होंगे, अधिक तीव्रता वाले होंगे। तो उसी के संदर्भ में प्रश्न है, इसका उत्तर भी हम उसी प्रकार देंगे। अपभू और उपभू ज्वार को परिभाषित कीजिए। सबसे पहले हम करेंगे अपभू ज्वार क्या होता है। देखिए अपभू ज्वार के बारे में यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है, अर्थात 4,06,000 किलोमीटर, तब क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल को कम मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के कम होने के कारण निम्न ज्वार अर्थात कम तीव्रता वाले ज्वार जो है वो उत्पन्न होते हैं पृथ्वी पर। इसके बाद हम बात करेंगे अपभू ज्वार की। अपभू ज्वार क्या होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होता है, अर्थात दूरी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, ये न्यूनतम दूरी कितनी है, 3,64,000 किलोमीटर। तो अधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, उच्च ज्वार पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं। इसके बाद हम हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जो प्रश्न नंबर 2 के अंतर्गत जो 6 अंक वाले प्रश्न आते हैं वो। देखिए इसमें सीरीज में हम लोग वही प्रश्न कर रहे हैं जो कि हमारे 2020 के सिलेबस से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपदा प्रबंधन वाले जो आपके केस स्टडी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने क्या कर दिए हैं, स्किप कर दिए हैं, क्योंकि 2020 की मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में केस स्टडी जो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड थी उनको हटा दिया गया है। अब हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 2 की। निम्नलिखित में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर लिखिए और प्रत्येक लगभग 100 शब्दों में हमको इसका उत्तर देना है। लेकिन आपको पता होगा कि 2020 में क्या कर दिया गया है, इनको जो 6 अंक वाला जो प्रश्न है, 6 अंक वाले प्रश्न को कर दिया गया 5 अंक का प्रश्न, और 100 शब्दों की जो सीमा है इसको घटाकर कर दिया गया है 50 शब्दों के अंतर्गत आपको देना है। और जो कितना आपका जो यूनिट वाइज इसको डिवाइड कर दिया गया है, अब तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में आगे। इसमें देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के आधार पर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति को समझाइए। तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत आप सभी ने पढ़ा है और उसी के आधार पर हमको क्या करना है भाई, हमको बताना है कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले हम बताएंगे प्लेट टेक्टोनिक है क्या। तो हम बताएंगे कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का प्रतिपादन 1962 ईस्वी में हैरी हेंस के द्वारा किया गया था। इनके अनुसार पृथ्वी की भूपर्पटी कई प्लेटों में विभक्त है। आपको पता होगा 7 बड़ी प्लेटें जो हैं और बाकी कैसी हैं, छोटी छोटी प्लेटें हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ये 2 प्रकार की प्लेटें होती हैं, ये कौन कौन सी है, महाद्वीपीय प्लेट अलग होती हैं और महासागरीय प्लेटें अलग होती हैं। ये जब आपस में टकराती हैं, इन प्लेटों के आपस में टकराने के कारण जिनको हम अपसारी और अभिसारी सीमा कहते हैं, उनके कारण क्या होता है, अपसारी अभिसारी और संरक्षी सीमा जिसको कहा जाता है, तो इनके कारण क्या होता है, इनके कारण कई प्रकार की भूगर्भिक क्रियाएं जो है वो संचालित होने लगती हैं, जिनके कारण क्या होता है, पृथ्वी पर भूकंप, ज्वालामुखी, भूमि का क्या होता है, उत्थान हो जाता है, कई जगह भूमि जो है वो नीचे धंस जाती है। इस प्रकार के जो घटनाक्रम होते हैं वो निर्मित होने लगते हैं। इसी प्रकार जब 2 महाद्वीपीय प्लेटें, अब हम बताएंगे, हमने प्लेट टेक्टोनिक बता दिया, अब हम बताएंगे कि भाई हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हिमालय की उत्पत्ति कब हुई, इस प्रकार जब
दो महाद्वीपीय प्लेटें अर्थात दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराई तो उसके कारण किसकी उत्पत्ति हुई? हिमालय की उत्पत्ति हुई। और वो प्लेट कौन कौन सी हैं? तो वो प्लेट है हमारी यूरेशियन प्लेट व इंडियन प्लेट, अर्थात दो महाद्वीपीय प्लेटें यथा यूरेशियन प्लेट व इंडियन प्लेटों के टकराने से, आपस में टकराने से क्या हुआ? इनके बीच में जो तैथिस भूसन्नति, जब हम पढ़ते हैं, हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत होता है उसमें, तो पेंजिय महाद्वीप जो होता है जब उसका विस्थापन होता है तो तैथिस भूसागर जो है वो बीच में बन जाता है और उसमें क्या होता है? अवसादों का निक्षेपण होने लगता है। ठीक है, तो उसी तैथिस भूसन्नति में जो अवसाद थे, ठीक है, उनमें क्या होता है? वलन पड़ने लगता है और उस वलन के कारण क्या होता है? विश्व के सबसे व्यापक और विस्तृत जो है वलित पर्वत का निर्माण होता है जिसका नाम है हिमालय। ये खिसकाव, ये जो खिसकाव है वो अभी भी जारी है इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में। अक्सर यहां पर क्या होता है? हिमालय में हम लोग देखते हैं भूकंपीय घटनाएं जो है वो संचालित होती रहती हैं। कई विनाशकारी भूकंप हम लोग देखते हैं हिमालय क्षेत्र में आते रहते हैं। अब हम बात करते हैं, थोड़ा एक छोटा डायग्राम यहां पर बनाकर हम दिखा सकते हैं किस प्रकार जो इंडियन प्लेट की हम बात करते हैं, इंडियन प्लेट हो गया आपका और यूरेशियन प्लेट है वो आपस में टकराती हैं। तो ये हो गई आपकी इंडियन प्लेट और ये हो गई यूरेशियन प्लेट। देखिए इनकी डायरेक्शन इस साइड है, ये इधर और ये इस साइड। ये जब आपस में टकराती हैं तो बीच में ये जो छोटे छोटे जो अवसाद थे जो तैथिस भूसन्नति के, इनमें क्या हुआ? उत्थान हुआ और जब उत्थान हुआ तो ये हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, और यहाँ पर प्लेटें नीचे जाकर के क्या करती हैं? गलने लगती हैं। उसको क्या कहा जाता है? बेनी ऑफ जॉन कहा जाता है, बेनी ऑफ जॉन कहकर संबोधित किया जाता है। अब हम बात करेंगे आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में कुओं एवं नलकूपों द्वारा सिंचाई का विकास किन क्षेत्रों में हुआ है तथा इसके कारण क्या है? अब यदि आपको मध्य प्रदेश की वर्षा के बारे में पता होगा, ठीक है, वर्षा का वार्षिक वितरण पता होगा, तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं कि भाई जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है, जहां पर सिंचाई की पर्याप्त साधनों का विकास नहीं हुआ है, तो वहां पर क्या होगा? कुओं एवं नलकूपों के द्वारा सिंचाई ज्यादा होगी। और वो क्षेत्र कौन सा है? वो क्षेत्र मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, तो जब मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? एक बीच में जो विभाजक रेखा जो निर्धारित की गई है मध्य प्रदेश में, उसके अंतर्गत 75 जो है सेंटीमीटर की जो विभाजक रेखा है वर्षा की वो निर्धारित करती है। तो पश्चिमी क्षेत्र 75 सेंटीमीटर से कम में आता है मध्य प्रदेश में, जो पश्चिमी क्षेत्र है, ठीक है, मध्य प्रदेश का वो 75 सेंटीमीटर से कम है, जबकि पूर्वी क्षेत्र में क्या होता है? 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा पाई जाती है। तो ये कैसा हो गया? शुष्क क्षेत्र हो गया। और यहां पर क्या है? फिर कुओं एवं नलकूपों के द्वारा सिंचाई ज्यादा की जाती है। तो इसी के संदर्भ में हम देखेंगे, इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश में मानसूनी जलवायु, अर्थात जो मानसूनी जलवायु है वो पाई जाती है। इसके पश्चिमी भाग में वर्षा का औसत कितना है? 75 सेंटीमीटर से भी कम है, अर्थात ये कम वर्षा वाला क्षेत्र है। इसीलिए मध्य प्रदेश में पश्चिमी भाग में कुओं एवं नलकूपों के द्वारा सिंचाई का विकास हुआ है। अब मध्य प्रदेश में कुओं से सर्वाधिक सिंचाई होती है। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई का प्रतिशत कितना है, तो वो कुओं का है। ये लगभग कुओं और नलकूपों दोनों का मिला लिया जाए तो 66% से भी अधिक जो है वो क्षेत्र कुओं एवं नलकूपों से सिंचित होता है। अब प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं तो वो देखेंगे। सबसे पहले पूर्वी एवं पश्चिमी निमाड़। ठीक है, यदि हम बात करें पूर्वी पश्चिमी निमाड़ की तो इनको खंडवा और खरगोन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन से महत्वपूर्ण जिले हैं तो झाबुआ, अलीराजपुर, बुरहानपुर, बड़वानी, धार, देवास, रतलाम, उज्जैन, इंदौर आदि जिले जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ये सभी कैसे हैं? ये कुओं एवं नलकूपों के द्वारा सिंचाई क्या करते हैं। इसके अलावा अब ये कारण क्या है इसके कि भाई पूर्वी क्षेत्र में मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में कुओं एवं नलकूपों से सिंचाई क्यों होती है, इसके कारण क्या है? तो सबसे पहला तो कारण यही हो गया कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। ठीक है, तो इसलिए वर्षा पर निर्भर रहते हैं लोग। तो वर्षा पर निर्भरता ना हो इसीलिए क्या करते हैं? अपने स्थायी स्रोत हैं जिनमें कुएं और नलकूप आते हैं उनका वो क्या करते हैं? ठीक है, उनका निर्माण करते हैं। इसके बाद निम्न वर्षा वाला क्षेत्र है जो पश्चिमी क्षेत्र है जहां पर सिंचाई ज़्यादा होती है इन दोनों साधनों से, वो कैसा क्षेत्र है? निम्न वर्षा वाला क्षेत्र है। इसके बाद हम बात करते हैं नदियों में पर्याप्त जल की क्या अनुपलब्धता की बात कर रहे हैं हम लोग कि भाई यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो किस पर निर्भर करती हैं? वर्षा पर निर्भर करती हैं, इसीलिए वहाँ पर वर्ष भर सिंचाई के लिए जो है जल की उपलब्धता नहीं होती है। इसके बाद हम बात करेंगे आगे सिंचाई परियोजनाओं का अपर्याप्त होना, अर्थात यहाँ पर पर्याप्त रूप से जो बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है उनका विकास नहीं हो पाया है। इसके अलावा सतही जल की एवं भूमिगत जल की उपस्थिति, अर्थात यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जो है वो भूमिगत जल और सतही जल जो है पाया जाता है। इसके बाद भूमिगत जल के दोहन के लिए किसानों के पास पर्याप्त आर्थिक क्षमता का होना, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। क्योंकि जब हम देखते हैं पश्चिमी क्षेत्र मध्य प्रदेश का तो वहां पर मालवा वाला क्षेत्र आता है जो कि कैसा है? संपन्न किसानों वाला क्षेत्र है। तो वो आर्थिक रूप से संपन्न है और इसीलिए क्या कर पाते हैं? ये वाले जो साधन है इनका उपयोग ज्यादा से ज्यादा कर पाते हैं। चलिए अब हम लोग हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है
कि जल संरक्षण के पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं, इनसे कौन सी आवश्यकताएं पूर्ण की जा सकती हैं। तो भाई वाटर कंजर्वेशन की बात की जा रही है, इसके पारंपरिक तरीके पूछे जा रहे हैं जो प्राचीन काल में या ट्रेडिशनल वे में जो है वो प्रचलित थे, और इनमें से कौन सी आवश्यकताएं जो है इन तरीकों से पूरी की जा सकती हैं। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। भाई जल संरक्षण के समय अर्थात जल संरक्षण आज के समय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जाहिर सी बात है ये बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है, क्योंकि विश्व का जो मतलब एक अधिकांश भाग आज भी जल की पर्याप्त जो पेयजल की बात करते हैं हम लोग, स्वच्छ पेयजल की बात करते हैं, उसकी कमी से जूझ रहा है। और एक उक्ति भी कही जाती है कि अगला जो वर्ल्ड वॉर होगा वो जल के कारण ही होगा। ठीक है, तो ये कहा जाता है क्योंकि विश्व का अधिकांश भाग जल की कमी से जूझ रहा है, ऐसे में इनके संरक्षण के जो पारंपरिक तरीके हैं, ठीक है, वो जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका क्या कर सकते हैं, निभा सकते हैं। ठीक है, तो जो इस प्रकार हैं, अब वो तरीके कौन कौन से हैं वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे भाई क्या वर्षा जल का संरक्षण। पहला पॉइंट क्या है, वर्षा जल का संरक्षण, इसे भूमिगत जल में परिवर्तित करके। ठीक है, तो वर्षा का जो जल आता है वो क्या होता है, वो धरातल पर आता है और उसके बाद वो ऐसे ही बह जाता है। तो क्या प्रयास किया जाए, इसे भूमिगत जल में कैसे परिवर्तित किया जाए, तो उसके जो पारंपरिक तरीके हैं उनके माध्यम से इसका संरक्षण किया जा सकता है। दूसरा है कुओं तथा नलकूपों का पुनर्भरण करके। ठीक है, अर्थात पारंपरिक रूप में क्या होता था, पहले जो वर्षा का जल होता था तो उसको इस प्रकार से जो है उसका जो है वो रास्ता बनाया जाता था कि वो क्या हो, हमारे कुओं की तरफ या हमारे नलकूपों की तरफ क्या हो, उनका रिसाइकलिंग में काम आ सके। इसके बाद जल का व्यावहारिक उपयोग। देखिए केवल ये तरीके हैं जल के संरक्षण के, उनमें जल का व्यावहारिक उपयोग भी आता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में क्या होता है, जल की काफी ज्यादा कमी पाई जाती है, तो वहां के लोग क्या करते हैं, कई दिनों तक नहाते नहीं है, और जब स्नान भी करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि वहां पर जो खटिया टाइप होती हैं, ठीक है, निवाड़ की या फिर जो आपका जो रस्सी की बनती है, ठीक है, जूट की रस्सी की, तो उनके ऊपर वो नहाते हैं और नीचे कोई बर्तन रखा हुआ रहता है, तो वो जो जल जिससे वो नहाते हैं वो वापस नीचे छन कर जो है वो क्या होता है, फिल्टर होकर नीचे पहुंच जाता है, जिससे कि दूसरा कोई व्यक्ति उसको क्या कर सके, उपयोग कर सके। तो इस प्रकार के जो तरीके होते हैं ये क्या है, जल का व्यावहारिक उपयोग कहलाता है। ठीक है, तो जल के व्यावहारिक उपयोग के द्वारा भी जल का संरक्षण किया जाता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं बावड़ी, जो राजस्थानों में पाई जाती हैं, बाव इनको कहा जाता है, गुजरात में जैसे कि रानी की बाव। ठीक है, तो ये भी जो राजस्थान में जो शुष्क क्षेत्र होते हैं जहां पर जल की अत्यधिक कमी पाई जाती है, वहां पर क्या है, पारंपरिक तरीके हैं किसके, जल संरक्षण के। इसके अलावा मिट्टी के बंधान बनाकर, अर्थात मिट्टी के जो बांध होते हैं, ठीक है, जगह जगह पर उनको बनाकर, स्टॉप डैम बनाकर भी जल का क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। इसके अलावा तालाबों के द्वारा, तालाबों का तो हमको पता ही है, प्रत्येक गांव में जो भी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक गांव का एक अपना तालाब होता है। इसके बाद खेतों में समुच्च वेदिकाएं बनाकर भी क्या किया जाता है, जल का संरक्षण किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई इसके द्वारा, अर्थात जल संरक्षण के जो पारंपरिक तरीके हैं इनके द्वारा, ठीक है, किन आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, अर्थात मनुष्य की या आपके जीव जंतुओं की किस प्रकार की आवश्यकताएं जो है वो पूरी हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई साफ एवं स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, अर्थात जो एकदम क्लीन जो वाटर होता है, पीने योग्य जो जल होता है उसकी उपलब्धता जो है सुनिश्चित होती है। दूसरा भूमिगत जल जो है भंडारों का क्या होता है, पुनर्भरण हो जाता है, रिसाइकलिंग जो है अंडरग्राउंड वाटर की हो जाती है, वो रिचार्ज हो जाते हैं। ठीक है, सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति, अर्थात जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहां पर क्या तालाब वगैरह में से क्या होता है, कुओं के द्वारा क्या होता है, सिंचाई की व्यवस्था हो जाती है। पशुओं तथा प्राकृतिक वनस्पतियों के लिए जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो पाती है। ठीक, तो ये हो गए क्या कि किस प्रकार पारंपरिक तरीकों से हम जल का संरक्षण कर सकते हैं और उसके द्वारा हमारी कौन कौन सी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। अब हम लोग हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन में राहत एवं पुनर्वास के लिए किए जाने वाले उपायों का उल्लेख कीजिए। भाई डिजास्टर मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें अलग अलग चरण होते हैं। अब इसमें ये पूछ रहे हैं, इन्होंने क्या पूछा, इसमें पूछा इन्होंने राहत एवं पुनर्वास के लिए किए जाने वाले उपायों की बात इन्होंने की है। अब राहत एवं पुनर्वास की जब हम बात करते हैं तो ये वाला प्रोग्राम कब आता है, ये आता है आपका किसके उपरांत, आपदा के उपरांत वाला पार्ट है जी, अर्थात आफ्टर किसके, डिजास्टर के बाद जो रोल प्ले होता है, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट में वो राहत एवं पुनर्वास होता है। तो उसी के उपाय क्या क्या होते हैं इसके अंतर्गत वो पूछे जा रहे हैं, वो हम लोग एक एक करके बताएंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे भाई कि आपदा प्रबंधन के, अर्थात आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आपदा के उपरांत की अवस्था के अंतर्गत पीड़ित लोगों को आपदा प्रबंधन के माध्यम से राहत एवं पुनर्वास प्रदान किया जाता है। जो विक्टिम्स होते हैं, जो पीड़ित होते हैं आपदा से, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, राहत एवं पुनर्वास प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत किए जाने वाले जो उपाय हैं वो क्या है, वो इस प्रकार हैं। ठीक है, सबसे पहले
हम देखेंगे कि भाई सबसे पहले राहत कार्यों के अंतर्गत क्या उपाय किए जाते हैं। भाई राहत एवं पुनर्वास पूछा है तो इनको अलग अलग हम क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। तो राहत कार्य के अंतर्गत क्या होता है भाई, आपदा के तत्काल बाद की जो अवधि होती है वो राहत कार्य के अंतर्गत आती है। आपदा के तत्काल बाद की जो अवधि है वो राहत कार्य के अंतर्गत आती है, जिसमें निम्नलिखित उपाय जो है वो शामिल होते हैं। अब देखिए कौन कौन से उपाय शामिल होते हैं वो एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले होता है आपका मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालना। जो लोग मलबे में दब जाते हैं, ठीक है, उनको क्या करना, बाहर निकालना। दूसरा, स्वच्छ जल एवं भोजन की उपलब्धता, ठीक है, जो लोग पीड़ित हैं उनको क्या करना, स्वच्छ पीने योग्य पानी और भोजन की क्या करना, उनको उपलब्धता सुनिश्चित करना। इसके बाद आश्रय की व्यवस्था करना, अर्थात उन लोगों के लिए क्या करना, शेल्टर होम बनाना, उनके रहने के लिए आश्रय की व्यवस्था करना। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, अगला जो पॉइंट है वो कहता है कि त्वरित चिकित्सीय सहायता व उपचार की बात की जा रही है। तो फोर्थ पॉइंट है त्वरित चिकित्सीय सहायता व उपचार की बात यहां पर की जा रही है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका कि विद्युत आपूर्ति एवं संचार एवं परिवहन व्यवस्था को पुनः स्थापित करना। ये महत्वपूर्ण कार्य होता है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही होता है कि विद्युत जो आपूर्ति जो होती है वो क्या हो, बहाल हो सके। संचार के साधन जो है जिससे कि तीव्र गति से क्या हो सके, सूचना जो है उसका आदान प्रदान एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो सके। और परिवहन के साधन जिससे कि क्या हो सके, राहत के लिए जो आवश्यक सामग्रियां हैं वो तुरंत उपलब्ध हो सके, ठीक है, उनका परिवहन तीव्र गति से हो सके, तो इनको पुनः स्थापित करना। इसके बाद इनमें सभी सरकारी गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठनों की सहभागिता जो है उसको बढ़ाने का प्रयास करना, ठीक है। इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं कि पुनर्वास के अंतर्गत कौन कौन से उपाय किए जाते हैं। अब देखिए पुनर्वास के अंतर्गत जो उपाय किए जाते हैं उनकी बात करते हैं। इसके द्वारा क्या किया जाता है, इसके द्वारा नागरिकों को पुनः सामान्य स्थिति में आने, जो नागरिक होते हैं जो आपदा की विभीषिका से क्या होते हैं, एकदम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं और अपने सामान्य जीवन की मुख्य धारा में आने से क्या होते हैं, उनको थोड़ा समय लगता है, ठीक है, मानसिक अवस्था उनकी क्या हो जाती है, एकदम डिग जाती है, ठीक है, सदमा सा उनको पहुंच जाता है। तो सामान्य स्थिति में उनको सामान्य स्थिति में लाने का प्रयास किया जाता है तथा सामान्य जीवन में वापस लौटने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं। अब ये उपाय कौन कौन से हैं वो एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहला उपाय आपका कि भाई मकान जो होते हैं, मकान, भवन, सड़कें, रेल तथा पुलों का पुनर्निर्माण। भाई लोग अपने सामने अपनी जो जीवन भर की कमाई होती है, अपना मकान, अपना भवन, अपना घर जो है वो गिरते हुए देखते हैं, ढहते हुए देखते हैं, ठीक है, तो उनको तुरंत क्या, उनको मकान या भवन या सड़कें, रेल तथा पुलों का क्या करना, पुनर्निर्माण करके उनका पुनर्वास जो है वो कराना। इसके बाद दूसरा पॉइंट है राहत तथा रोजगार के अवसर उत्पन्न कराना। भाई आपदा से क्या होता है, जो राहत तो ठीक है लेकिन जो रोजगार के जो अवसर होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उस क्षेत्र में क्या होता है, फिर केवल काफी लंबे समय तक लोगों को पुनर्वासित करने का ही कार्य चलता रहता है। तो वहां पर क्या किया जाए, लोगों को अपनी आजीविका चलाने के लिए रोजगार के अवसर जो है वो प्रदान किए जाएं। तो इस प्रकार के क्या प्रयास किए जाते हैं, उपाय किए जाते हैं। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है वो है कि आपदा द्वारा ध्वस्त एवं क्षतिग्रस्त व्यवस्थाओं जैसे कि जल, विद्युत, संचार व परिवहन आदि का क्या करना, नवीनीकरण करना, ठीक है, उनको पुनः स्थापित करना। तो ये जो उपाय जो है वो किसके, पुनर्वास कार्यों के अंतर्गत किए जाते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व के क्षेत्रीय प्रतिरूप का वर्णन कीजिए। भाई जब हम मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व के क्षेत्रीय प्रतिरूप का वर्णन करते हैं तो हम एक छोटा सा ऐसे स्क्वायर शेप में डायग्राम बना लीजिए कि मान लीजिए मध्य प्रदेश हो गया। इसको आप अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लीजिए कि ये आपका हो गया, इसको इस प्रकार से आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व के क्षेत्रीय प्रतिरूप की बात की जा रही है। तो यदि आपको पता है कि कौन सा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा है, ठीक है, कौन सा क्षेत्र शहरी आबादी वाला ज्यादा है, कहां पर औद्योगिक विकास ज्यादा हुआ है, कहां पर औद्योगिक विकास कम हुआ है, कहां पर जनजातीय जो है वो जनसंख्या ज्यादा है, कहां पर जनजातीय जनसंख्या कम है, तो इस प्रकार आप मध्य प्रदेश का क्षेत्रीय प्रतिरूप वर्णित कर सकते हैं। अब यदि हम बात करें मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय प्रतिरूप की तो यहां पर समझ लेते हैं कि ये जो पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है, ये कैसा है, ये कम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है और कृषि पर जो है वो यहाँ के लोग ज़्यादा निर्भर करते हैं, ठीक है। जब पश्चिमी क्षेत्र की हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश के इस वाले क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व जो है वो ज़्यादा पाया जाएगा, जी यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाएगा, ठीक है। ये कैसा है, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? उसका सिंपल सा कारण है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हुई है, बड़े बड़े जो औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर है उनका डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि पीतमपुर आपका हो गया, देवास, उज्जैन, नागदा वगैरह, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, बड़े बड़े जो नगर हैं, ठीक है, जैसे कि इंदौर, भोपाल, उज्जैन, देवास, बड़े बड़े नगरों की स्थापना भी मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में हुई है। और कृषि की बात करें तो कृषि के रूप से भी ये कैसा संपन्न प्रदेश है, इसीलिए जहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा पाया जाता है। तो इसी के संदर्भ में हम लोग क्या करेंगे, इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे।
तो आइए हम लोग हमारा उत्तर देखते हैं, हमारा उत्तर क्या कहता है। देखिए, मध्य प्रदेश में जनसंख्या का वितरण, जब मध्य प्रदेश में जनसंख्या का जो वितरण है वो काफी असमान है। ठीक है, कैसे है? इसी कारण क्या होता है, जनसंख्या घनत्व के क्षेत्रीय प्रतिरूप में भी असमानता पाई जाती है। अब मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व का, मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व का क्षेत्रीय प्रतिरूप इस प्रकार है। हम क्षेत्र के हिसाब से क्या करेंगे, उसको बांटने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पूर्वी मध्य प्रदेश एवं बघेलखंड। देखिए, पूर्वी मध्य प्रदेश एवं बघेलखंड की हम लोग बात करेंगे। इस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अत्यंत कम पाया जाता है। कितना? अत्यंत कम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कैसा है, ज्यादा है, एवं कृषि आधारित समुदाय जो है विद्यमान है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण स्वरूप डिंडोरी, मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो कौन सा है? डिंडोरी है, जहां पर 94 व्यक्ति 94 जो लोग हैं वो क्या करते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। इसके अलावा अन्य जो स्थल है उमरिया, मंडला, आप उदाहरण में और भी जिले इसमें दे सकते हैं। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो नर्मदा सोन घाटी के संदर्भ में देखेंगे। इस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अपेक्षाकृत ज्यादा पाया जाता है। किस क्षेत्र से? जो पूर्वी क्षेत्र है हमारा। ठीक है, क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये नर्मदा एवं सोन नदियों के जो दोनों किनारे हैं वहां पर कई शहरों का विकास हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए जहां पर थोड़ा सा ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। सब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व इस क्षेत्र में पाया जाता है जबलपुर की। जब हम बात करते हैं, जबलपुर में 472 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। उसके बाद नरसिंहपुर, कटनी आदि जिले पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे मालवा के पठार की। ठीक है, तो मालवा के पठार की जब हम बात करते हैं तो यहां पर देखिए, मैंने बताया था उद्योग व कृषि के विकास ने यहां जनसंख्या घनत्व को बढ़ाया है। यहां अधिक जनसंख्या वाले नगरों यथा इंदौर, भोपाल, उज्जैन, देवास आदि जो है वो यहां पर पाए जाते हैं। और उदाहरण के तौर पर भोपाल को हम देख सकते हैं। भोपाल में सर्वाधिक जो है वो जनसंख्या घनत्व मध्य प्रदेश का पाया जाता है, वो है 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। डिंडोरी सबसे कम हो गया और भोपाल सर्वाधिक वाला हो गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे बुंदेलखंड पठार की। जब हम बात करते हैं बुंदेलखंड पठार की तो हमको पता है भाई बुंदेलखंड पठार कैसा है। ठीक है, ऊबड़ खाबड़, ठीक है, बंजर और शुष्क क्षेत्र है। तो जाहिर सी बात है जनसंख्या घनत्व कैसा पाया जाएगा, कम पाया जाएगा। तो यहां भी अपेक्षाकृत कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। और दूसरी बात, यहां पर उद्योग तो ठीक है ही नहीं, दूसरी बात कृषि का भी विकास जो है काफी कम हुआ है। और जहां पर जल संकट जो है वो बना रहता है, ये कैसा शुष्क क्षेत्र है। तो इसलिए निम्न औद्योगिक एवं कृषिगत विकास के कारण जहां जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है, उदाहरण श्योपुर, पन्ना जैसे क्षेत्रों में। ठीक है, इसके बाद हम अगला हमारा प्रश्न देखते हैं, भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। भाई जो फ्लड, ठीक है, फ्लड इफेक्टेड एरिया है इंडिया के, उनकी बात की गई है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की बात यहां पर की गई है। तो आपको पता होगा कि भारत जो है वो पूर्ण रूप से, उत्तर भारत की जब हम बात करें तो वो सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उत्तरी भारत और पूर्वोत्तर का जो भारत है वो। ठीक है, दक्षिण भारत में भी बाढ़ें आती हैं, लेकिन चूंकि वहां पर जो नदियां हैं वो वर्षा जल पर निर्भर करती हैं, तो वहां पर बाढ़ का जो प्रतिशत है वो कम रहता है। ठीक है, अपेक्षाकृत कम रहता है उत्तर भारत से। तो जब हम बात करते हैं भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की तो इनको हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। अब वो भाग कौन कौन से हैं एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए, भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को दो भागों में बांटकर देखा जा सकता है। अब वे दो भाग कौन से हैं तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो होगा प्राकृतिक कारणों से, जो नेचुरल रीजंस के कारण जो बाढ़ें आती हैं। ठीक है, प्रकृति के कारण जो भारी बारिश हो जाती है, ठीक है, जो क्लाउड बर्स्टिंग हो जाती है, बादलों का फटना, उसके कारण तो वो एक कारण हो गया। और दूसरा मानव के अनियोजित विकास के कारण भी क्या होता है भाई, बाढ़ें आती हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं मुंबई में, चेन्नई में बाढ़ आ गई थी, ठीक है, श्रीनगर में आ गई थी और केरल में बाढ़ जो आ गई थी। तो ये सब किसके उदाहरण है, ये सब मानव अनियोजित विकास के कारण ये बाढ़ आती हैं। दूसरा किसके कारण आती है, बांध बड़े बड़े बनाए जाते हैं तो उनका जब ओवरफ्लो होने लगता है, पानी ज्यादा भरने लगता है उनमें अत्यधिक बारिश के कारण, तो उनके गेट खोले जाते हैं, तो उसके कारण भी क्या होता है, बाढ़ आने लगती है। तो ये मानव निर्मित जो होती है बाढ़ हो गई और एक प्राकृतिक कारणों से बाढ़ हो गई। इनको देखते हैं। सबसे पहले भाई प्राकृतिक कारणों से प्रभावित क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, कभी प्राकृतिक कारणों से कौन से क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हैं, तो जाहिर सी बात है जो कौन सा क्षेत्र आपका सिंधु नदी से लेकर के गंगा और गंगा से ब्रह्मपुत्र तक का जो पूरा उत्तर भारत का मैदान है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हिमालयी नदियां यथा गंगा, यमुना, सतलज, सिंधु, झेलम, ब्रह्मपुत्र, कोसी, गंडक, व्यास, अर्थात ये सारी जो नदियां हैं, ठीक है, इन नदियों के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं, ठीक है, वो क्षेत्र कैसा है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कहलाता है। अब यह क्षेत्र सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैले जो मैदानी भाग के अंतर्गत आता है। सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैले मैदानी भाग के अंतर्गत आता है। अब प्रभावित राज्य कौन कौन से हैं और किन नदियों के द्वारा प्रभावित हैं तो वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले कोसी, कोसी आपको पता होगा बिहार का शोक कही जाती है। तो कोसी नदी से किस में बाढ़ आती है, बिहार में। गंगा के कारण उत्तर प्रदेश, बिहार,
बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जो है बाढ़ की विभीषिका देखी जाती है। ब्रह्मपुत्र के कारण पूर्वोत्तर में हम देखते हैं असम, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और झेलम नदी से हम लोगों ने देखा था श्रीनगर में बहुत ही भयंकर बाढ़ आई थी अभी कुछ वर्षों पहले। अब हम लोग आगे देखते हैं दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में अपेक्षाकृत कम बाढ़ आती है, लेकिन बाढ़ आती जरूर है, ठीक है। तो दक्षिण भारत में हम देखेंगे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये प्रमुख नदियां हैं। तो इन नदियों, इनकी सहायक नदियों के बाढ़ उत्पन्न होती है, परंतु उत्तर भारत की अपेक्षा यहां कम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र आता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे हमारे अगले, तो ये हो गए हमारे दक्षिण भारत के जो क्षेत्र हैं वो अपेक्षाकृत कम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं हमारे अगले कारण है मानव जनित कारणों से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। भाई मानव जनित कारण कौन कौन से हैं वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। इसके अंतर्गत भी हम दो प्रकार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। पहले क्षेत्र कौन कौन से हो गए भाई, वे हो गए जो अनियोजित तरीकों से शहरों का निर्माण करने के कारण जो है बाढ़ के क्या विभीषिका झेलते हैं। और दूसरा बांधों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र जो बांधों के, ठीक है, बैक वाटर में आते हैं या फिर अत्यधिक जो है वो जल की क्या होती है, बारिश हो जाती है, तो उसके कारण क्या होता है यहाँ पर जो बाढ़ जो है उत्पन्न होती है इनके गेट खोलने के कारण, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे मुंबई, चेन्नई, केरल आदि ये उदाहरण है जहाँ पर बाढ़ें आई हैं। किसके कारण, अनियोजित तरीकों से शहरों का निर्माण होता है और जरा सी बारिश में ये क्या होती है, वाटर लॉगिंग हो जाती है और बाढ़ के हालात निर्मित हो जाते हैं। इसके अलावा जो बांधों की जब हम बात करते हैं तो हम पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली आदि राज्यों में हम लोग देखते हैं जब बांधों के गेट खोले जाते हैं अत्यधिक वर्षा के कारण, तो क्या होता है यहाँ पर बाढ़ जो है वो उत्पन्न हो जाती है। अब हम देखते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है वो है हमारा आपका मध्य प्रदेश की मिट्टियों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। भाई एमपी की जो मिट्टियां हैं उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं उनके बारे में हमको वर्णन करना है। अब देखिए एक एक करके वर्णन करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे भाई मध्य प्रदेश में मिट्टियां कितने प्रकार की पाई जाती हैं। तो मध्य प्रदेश में 5 प्रकार से मतलब प्रमुख रूप से 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। अब ये मिट्टियां कौन कौन सी हैं, देखिए इसका उत्तर हमने क्या दिया है। मध्य प्रदेश में स्थूल रूप से मिट्टी के 5 प्रमुख प्रकार मिलते हैं जो निम्नलिखित हैं। अब कौन कौन से हैं, सबसे पहले देखेंगे भाई काली मिट्टी आपकी हो गई जो ब्लैक सॉइल होती है, उसके बाद लाल और पीली मिट्टी हो गई आपकी, फिर जलोढ़ मिट्टी, फिर कछारी मिट्टी, फिर मिश्रित मिट्टी। तो ये 5 प्रकार के प्रमुख जो प्रकार है मिट्टियों के वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इनकी विशेषताएं एक एक करके बारे में इनका वर्णन करना है हमको। तो सबसे पहले हम देखेंगे काली मिट्टी। काली मिट्टी का विस्तार कहां पाया जाता है, नर्मदा घाटी, मालवा के पठारी भागों तथा सतपुड़ा के कुछ भाग में। वैसे तो काली मिट्टी संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। साधारण काली, छिछली काली के रूप में इसको डिवाइड किया जाता है और गहरी काली। तो जो साधारण काली है वो संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाई जाती है, लेकिन गहरी काली जो मिट्टी है वो कहां पाई जाती है, नर्मदा घाटी, मालवा के पठारी भागों तथा सतपुड़ा के कुछ भाग में। इसमें जो अधिकता होती है वो होती है लोहे और चूने की, अर्थात लोहे और चूना जो है इसमें अत्यधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन इसमें जो कमी वाले पदार्थ हैं, कमी वाले पदार्थ कौन से हैं, फॉस्फेट, नाइट्रोजन व जैव पदार्थों की कमी इसमें पाई जाती है। अब अगला इसकी विशेषता क्या है कि जब पानी के साथ जब इसका मिश्रण होता है तो ये चिपकने लगती है, ठीक है, और सूखने पर इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। और ये किसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है, ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। अब हमारा अगला जो है लाल पीली मिट्टी की बात करते हैं। भाई लाल पीली मिट्टी कहां पाई जाती है, तो इसका विस्तार होता है पूर्वी भाग अर्थात बघेलखंड, और बघेलखंड वाला जो पार्ट है वो लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र कहलाता है। इसका लाल रंग आप सभी को पता होगा, लोहे के जो कण होते हैं उनके ऑक्सीकरण के कारण इसका रंग लाल हो जाता है, ठीक है। इसमें उर्वरता कम पाई जाती है, इसमें ह्यूमस व नाइट्रोजन तत्वों की कमी पाई जाती है। यह धान की खेती के लिए उपयुक्त होता है, इसीलिए मध्य प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है जिसको बघेलखंड भी कहते हैं वो धान का क्षेत्र कहलाता है। अब हमारा अगला प्रश्न हम लोग अगली मिट्टी देखते हैं, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है, ये पाई जाती है हमारे उत्तर पश्चिमी भागों में, यथा भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी वाला जो क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर क्या जो चंबल और उसकी सहायक नदियों के द्वारा क्या किया गया है, ठीक है, जो निक्षेपण किया गया है मिट्टी का, तो उसी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो चंबल आदि नदियों द्वारा निक्षेपित जो क्षेत्र है वो क्या किसके अंतर्गत आता है, जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर कौन से अनाज उपजाए जाते हैं, यहाँ पर मोस्टली मोटे जो अनाज होते हैं वो उपजाए जाते हैं। अब अगला प्रश्न जो मिट्टी है वो है हमारी कछारी मिट्टी। भाई कछारी मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है, ये भी ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, श्योपुर वाले क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है, ठीक है। गेहूं, गन्ना, कपास आदि जो फसलें होती हैं उनके लिए कछारी मिट्टी बहुत उपयुक्त होती है। इसके बाद आती है हमारी मिश्रित मिट्टी जो मिक्स्ड सॉइल होती है, ठीक है। इसका विस्तार विंध्य प्रदेश एवं लगभग संपूर्ण मध्य प्रदेश में आंशिक रूप से पाया जाता है। ये मिट्टी कैसी है, ये मिट्टी कम उपजाऊ होती है, इसमें जैविक पदार्थों, नाइट्रोजन, फॉस्फेट आदि की कमी पाई जाती है। इसमें ज्वार,
बाजरा, मक्का जैसे जो मोटे अनाज हैं उनकी खेती की जाती है। तो ये हमारे मध्य प्रदेश की 5 प्रकार की मिट्टियां हो गई और उनकी विशेषता हो गई। अब हम आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं कि ग्रामों से नगरों की ओर प्रवास के प्रमुख कारण क्या क्या हैं। अर्थात जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से, कहां से, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की तरफ क्या करते हैं, पलायन करते हैं, माइग्रेट होते हैं, तो उसके कारण क्या है, किन कारणों की वजह से उनको अपना जो गांव है उसको छोड़ करके शहरों की तरफ जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, उसके बारे में यहां पर पूछा गया है। वो कारण हमको बताने हैं। तो एक एक करके उन कारणों पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे भाई कि इसके बैकग्राउंड देंगे कि भाई ग्रामों से नगरों की ओर प्रवास के निम्नलिखित कारण है। टू द पॉइंट आप इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। पहला पॉइंट है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रोजगार की कमी। अर्थात जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो क्या है, पलायन की। रोजगार वहां पर लोगों को उपलब्ध नहीं है, अपनी आजीविका कैसे चलाएं, ठीक है, अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करें। तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, अपना गांव छोड़कर शहरों की तरफ आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि शहरों में जो है रोजगार जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है कृषि से निम्न लाभ मिलना। देखिए वर्तमान में हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो काफी लो चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, लाभ जो है कृषि से वो काफ़ी कम होने लगा है और मोस्टली जो सीमांत और छोटे किसान होते हैं उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, कृषि मानसून पर निर्भर करती है, तो मानसून की कमी, कभी बेमौसम बारिश हो जाती है। अभी हाल ही में आप देख रहे हो ओले काफ़ी ज़्यादा पड़ रहे हैं, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान हो गया। फसल कटकर खेतों में जो है वो रखी हुई है और अब बारिश का मौसम अप्रैल में शुरू हो गया है। तो इस प्रकार की जो बेमौसम की जो आपदाएं होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, किसानों के ऊपर और ज़्यादा क्या करती हैं, वो बोझ डाल देती हैं आर्थिक रूप से। तो इसलिए भी जो खेती या कृषि है वो उससे लाभ जो है उनका वो कम हो जाता है और वो किसके, जो ऋण जाल में फंस जाते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, फिर और दूसरे जो रोजगार के साधन है उनकी तलाश करने लगते हैं। तो ये सब जो कारण है, बाढ़ आदि ने कृषक समुदाय की आय को क्या किया, प्रभावित किया है। इसीलिए भी वो क्या करते हैं, ज्यादा आय के लिए क्या करते हैं, या फिर दूसरे रोजगार के साधनों की तरफ वो क्या करते हैं, शहरों की तरफ पलायन करने लगते हैं। इसके बाद शैक्षणिक संस्थाओं का निम्न स्तर एवं उच्च शैक्षणिक संस्थानों का अभाव। हम लोग देखते हैं कि जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दी जाती है या फिर जो स्कूली स्तर पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा दी जाती है, तो कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहां पर 8वीं के बाद या 10वीं के बाद स्कूल नहीं है, वो शहरों में जाना पड़ता है। कई जगह हायर सेकेंडरी तक स्कूल उपलब्ध भी हैं, तो वहां पर शिक्षा का स्तर उतना उच्च नहीं है जो वहां के जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को देना चाहते हैं, तो वो उनको नहीं हो पाता है। दूसरा, जो हायर एजुकेशन के लिए उनको बाहर जाना ही पड़ता है, अपना ग्रेजुएशन करना है या कोई भी उच्च शिक्षा उनको प्राप्त करनी है, कोई भी पेशेवर जो है वो पाठ्यक्रम कोर्स उनको करना है, तो उनको बाहर जाना ही पड़ता है। तो फिर इस प्रकार की जो शैक्षणिक जो गतिविधियां हैं वो वहाँ पर प्रॉपर रूप से संचालित नहीं हो पाती हैं, उनको जो सुविधाएं हैं शिक्षा के क्षेत्र में वो नहीं मिल पाती हैं, तो वो क्या करते हैं, पलायन करते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, अर्थात जो पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं वहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, ठीक है। इसके बाद वैश्वीकरण ने भी क्या किया है, ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया, शहरी क्षेत्रों में निर्माण विनिर्माण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन किया है। जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो है वो बड़े बड़े शहरों में आकर स्थापित हुई हैं और वहाँ पर बड़ी मात्रा में जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, वहाँ पर रोजगार की तलाश में जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न क्रय शक्ति के कारण गैर कृषिगत रोजगारों में भी कमी रहती है। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, लोगों की परचेजिंग जो पावर होती है वो काफी कम होती है, ठीक। तो इसीलिए जो अन्य जो क्षेत्र होते हैं जहां पर जो रोजगार अगर कोई करना भी चाहे, किसी ग्रामीण क्षेत्र में कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहे या किसी प्रकार का कोई शॉपिंग मॉल खोलना चाहे, तो वो वहां पर नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर लोगों की जो परचेजिंग पावर होती है वो काफी कम होती है। तो गैर कृषिगत रोजगार जो है वो भी वहां पर क्या होते हैं, कम होते हैं। इसके अलावा जो सामाजिक जो बाध्यताएं होती हैं, जैसे कि जातिगत व्यवस्था हो गई, हमारी धार्मिक बंधन हो गए, ये भी क्या करते हैं, एक प्रकार से रोजगार जो ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी उपलब्धता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं सड़क, बिजली, पानी जो आदि जैसे जो महत्वपूर्ण जो अवसंरचनात्मक जो विकास के जो आयाम होते हैं उनकी भी कमी ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जिनके कारण क्या होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग क्या करते हैं, शहरी क्षेत्रों की तरफ पलायन करते हैं। अब हम हमारा अगला प्रश्न लेते हैं कि मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का वर्णन कीजिए। अर्थात जो सीमेंट इंडस्ट्री है मध्य प्रदेश में, उसका लोकलाइजेशन किस प्रकार से हुआ, उसका वर्णन हमको करना है। तो देखिए किसी भी उद्योग के स्थानीयकरण के लिए कुछ मूलभूत घटक होते हैं, वो आप सभी को पता होना चाहिए कि भाई कोई भी उद्योग कब स्थानीय रूप से स्थापित होगा, जब उस उद्योग की जो आगत है अर्थात जो महत्वपूर्ण उसके इनपुट्स हैं वो उसको वहां पर उपलब्ध होंगे। जैसे कि कच्चे माल की उपलब्धता हो गई आपको, सस्ता श्रम हो गया आपको, ठीक है, पानी की उपलब्धता हो गई, बिजली की आपूर्ति हो गई, और जो उस क्षेत्र की जो सरकार है उसके द्वारा भी इसको संरक्षण दिया जाए। तो ये कुछ मूलभूत घटक होते हैं
हैं, ये जब सब मिल जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है वो उद्योग वहाँ पर अच्छी और भली भांति रूप से क्या होता है मतलब उसका विकास वहाँ पर हो पाता है। तो इसी के संदर्भ में इसका आंसर देंगे कि भाई मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग का स्थानीयकरण कैसे हुआ। तो ये देखेंगे, इसका उत्तर देंगे मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग का अधिकतर संकेंद्रण कहाँ पर है। हम लोग देखते हैं कि जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं इस प्रकार से, तो ये रीवा पन्ना वाला जो क्षेत्र है, रीवा पन्ना पठार वाला जो क्षेत्र है, इस साइड जो आता है आपका पूर्वी जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पर सीमेंट उद्योग का अत्यधिक विकास वहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। और उत्तरी कहाँ पर अधिक संकेंद्रण उत्तर पूर्वी एवं उत्तरी क्षेत्र में, अधिकतर संकेंद्रण उत्तर पूर्वी एवं उत्तरी क्षेत्र में देखने को मिलता है। सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण में अर्थात इसके लोकलाइजेशन में निम्नलिखित कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अर्थात मध्य प्रदेश में जो सीमेंट का उद्योग जिसका लोकलाइजेशन हुआ है, स्थानीयकरण हुआ है, उसमें निम्नलिखित कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब ये कारण कौन कौन से हैं एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला, जैसा कि मैंने आपको बताया, कच्चे माल की उपलब्धता। देखिए, कच्चा जो माल है वो अगर सहज रूप से उपलब्ध हो जाता है किसी भी उद्योग को, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है वहाँ उद्योग के स्थापित होने की। तो कच्चे माल की उपलब्धता, जिसमें सीमेंट उद्योग के लिए मुख्य कच्चा माल क्या होता है, चूना पत्थर लाइमस्टोन जो होता है वो सीमेंट उद्योग के लिए क्या होता है, कच्चा माल होता है। और ये मध्य प्रदेश में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो मध्य प्रदेश में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे आगे कटनी। तो कटनी को तो नाम ही हम लोग जानते हैं कि चूना नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। कटनी को क्या कहा जाता है भाई, चूना नगरी कहा जाता है। ये उधर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ही आता है आपका। इनके अलावा जो अन्य जो कच्चा माल है जिसको हम जिप्सम, फ्लाई ऐश, कोयला भी इसके आगतों में शामिल है, वो भी मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है वहाँ पर पाया जाता है। देखिए, वहाँ पर सिंगरौली, शहडोल, सीधी जैसे जो जिले हैं ये कोयला बाहुल क्षेत्र हैं, उमरिया वगैरह, तो यहाँ पर कच्चा माल जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और देखिए आगे आगे क्या होता है, सस्ता श्रम, जो चीप लेबर जो होता है, सस्ती जो है वो श्रम है, वो उसकी उपलब्धता भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो सीमेंट उद्योग कैसा श्रम ज्ञान उद्योग होता है, यहाँ पर जो है श्रमिकों की आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा रहती है तथा मध्य प्रदेश में प्रचुर रूप से कम दरों पर श्रम जो है वो उपलब्ध हो जाता है। तो ये भी एक कारण है इसके स्थानीयकरण का। अगला जो महत्वपूर्ण कारण है कि भाई सरकार की जो नीतियाँ हैं, राज्य सरकार ने इसके लिए पर्याप्त नीतिगत प्रोत्साहन भी दिए हैं मध्य प्रदेश में उद्योगों के विकास के लिए। तो ये भी एक कारण रहा है किसके, सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण के लिए। तो उपरोक्त कारकों ने मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये इस प्रकार इसको हमने क्या किया, कंक्लूड कर दिया, और ये हमारा उत्तर जो है वो कंप्लीट होता है। अब हमारे अगले प्रश्न पर आते हैं कि मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन की समस्या से ग्रस्त क्षेत्रों का विवरण देते हुए मृदा अपरदन को रोकने का उपाय सुझाएं। अर्थात सॉइल इरोजन की बात की जा रही है मध्य प्रदेश में, ठीक है, और इसको रोकने के उपाय भी पूछे जा रहे हैं कि किस क्षेत्र में मृदा अपरदन मध्य प्रदेश में होता है और उसको कैसे रोका जा सकता है, इसके उपाय भी बताइए। तो दो पार्ट में इसको हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले तो हम वो क्षेत्र बताएंगे जो मृदा अपरदन से ग्रस्त हैं, और दूसरा फिर मृदा अपरदन को रोकने के उपाय इसमें बताएंगे हम लोग। देखते हैं इसका उत्तर किस प्रकार लिखा जाना चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश में अधिकांश भूमि कैसी है, पठारी एवं पहाड़ी है। मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति की बात करें तो पठारी एवं पहाड़ी भूमि ज्यादा पाई जाती है, और मध्य प्रदेश में ढाल भी कैसा है, पर्याप्त है। इसीलिए जो वर्षा होती है, ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, वर्षा जल के कारण पर्याप्त मात्रा में मिट्टी को बहाकर ले जाया जाता है। अतः मानसूनी वर्षा तथा भूमि के अनुचित उपयोग के कारण मृदा अपरदन एक जटिल समस्या बन गई है। किसके लिए, मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश में इससे ग्रसित क्षेत्र इस प्रकार हैं, ठीक है। अब कौन से क्षेत्र इससे जो है वो ग्रस्त हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा आता है, चंबल एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा मध्य प्रदेश में काफी व्यापक रूप से क्या किया गया है, अपरदन किया गया है। इसके द्वारा बड़े गहरे गहरे खड्डों का निर्माण किया गया है, ठीक है। कहां पर, मध्य प्रदेश के उत्तरी जो भाग है, जहां पर भिंड, मुरैना, श्योपुर वाले जो क्षेत्र है, ग्वालियर वाला क्षेत्र है, वहां पर, ठीक है। तो देखते हैं क्या कौन सा क्षेत्र है भाई, चंबल नदी के द्वारा इसके अपवा क्षेत्र में, ठीक है, चंबल नदी और इसकी सहायक नदियों के द्वारा इसके अपवा क्षेत्र में, जिसके अंतर्गत मध्य भारत का पठार आता है एवं बुंदेलखंड पठार का कुछ भाग आता है। ये क्षेत्र कैसा है, ये क्षेत्र मृदा अपरदन से क्या है, प्रभावित है, ठीक है। अब कौन से जिले प्रमुख रूप से आते हैं, तो सबसे प्रमुख रूप से भिंड, मुरैना, श्योपुर आदि जिले इसके अंतर्गत आते हैं, जहां पर बड़े बड़े बीहड़ों का निर्माण जो है वो किया गया है। यहाँ पर बड़े बड़े खड्ड जो है वो निर्मित हो गए हैं। और अपरदन का प्रकार कौन सा है, तो अवनालिका अपरदन, ठीक है। वो यहाँ पर आप उसको यहाँ पर बता सकते हैं कौन सा, अवनालिका अपरदन जो होता है, गली इरोजन जिसको कहा जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ठीक है, बड़े बड़े खड्डों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। एक छोटा सा डायग्राम आप यहाँ पर बना सकते हैं इस प्रकार से, गली इरोजन कैसे होता है, इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बड़े बड़े जो गहरे गहरे गड्ढे, जो बीच बीच में जो गड्ढे हैं, इस प्रकार के जो खड्डे हैं बड़े बड़े, ये निर्मित हो जाते हैं। ये इन्हीं को क्या कहा जाता है, बीहड़ कहा जाता है। यहाँ पर ना तो खेती हो सकती, ना जो मानव बस्तियां यहाँ पर बसाई जा सकती हैं, जब तक इस मैदान को समतल नहीं किया
किया जाएगा, ठीक है, तब तक। और ये किसकी आश्रय स्थली हो जाते हैं? जो डकैतों की। क्योंकि आप मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर छुपा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर डकैत छुपे हुए हैं और यहाँ पर पुलिस उनकी सर्चिंग कर रही है, तो जाहिर सी बात है इस पार का व्यक्ति उस पार, मतलब ये पुलिस डकैतों को नहीं देख सकती और ये डकैत हैं पुलिस को नहीं देख सकते, तो बड़ी आसानी से डकैत क्या कर सकते थे? इन बीहड़ों में गायब हो जाते थे, ठीक है। तो ये प्रमुख क्षेत्र कौन से हो गए भाई? भिंड, मुरैना, श्योपुर। हर समझ में, भिंड मुरैना को तो वैसे भी बागियों का गढ़ कहा जाता है, ठीक है। अब इसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं भाई? इसके उपायों में सबसे पहले आएगा वृक्षारोपण। एक कॉमन सा जो है वो उपाय है वृक्षारोपण। जितना ज़्यादा वृक्ष हम लोग लगाएंगे तो क्या होगा? वहाँ पर मिट्टी जो है वो उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी? संगठित हो जाती है, जड़ों के द्वारा उसको जकड़ लिया जाता है, ठीक है। तो मृदा का कटाव कम होता है। वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बाढ़ नियंत्रण के जो उपाय होते हैं वो किए जाने चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था बाढ़ नियंत्रण के लिए क्या, जैसे बांध बनाए जाने चाहिए, स्टॉप डैम बनाए जाने चाहिए, ठीक है। तो इससे भी मिट्टी का जो कटाव होता है वो रुकता है। स्थानांतरी कृषि पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, ठीक है। इसके कारण क्या होता है भाई? वनों का नाश होता है और इसके कारण मृदा का कटाव होता है। इसके अलावा जो सहायक नदियों पर, जो बड़ी बड़ी नदियों की जो सहायक नदियाँ होती हैं, ठीक है, उन पर भी छोटे छोटे बांधों का निर्माण किया जाना चाहिए। इसके अलावा नहरों से होने वाले जो रिसाव होता है, नहरों से होने वाले रिसाव को रोकने के लिए नहरों का अस्तरण किया जाना चाहिए, अर्थात उनकी लाइनिंग की जानी चाहिए। आपको पता होगा जहाँ पर नहरें होती है वहां पर नहरों के दोनों साइड से क्या होता है? जल जो है वो रिसने लगता है और वहां पर जो है मृदा की गुणवत्ता में क्या आने लगता है? मतलब वहां पर कमी आने लगती है। वहां पर निक्षालन की प्रक्रिया के स्वरूप क्या होता है? मृदा का क्या होता है? मतलब वहां पर जो नमक जो है वो मृदा के जो लवण होते हैं वो लवणीकरण होने लगता है, तो ऊपर की तरफ जो है वो अग्रसर हो जाते हैं। इसीलिए नहरों का क्या किया जाना चाहिए? अस्तरण, लाइनिंग की जानी चाहिए। इसके तहत क्या होता है? नहरों में एक पतली सी प्लास्टिक की शीट बिछाई जाती है और फिर उसके ऊपर जो है प्लास्टर किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? जो जल का रिसाव रुक जाता है। इसके बाद अवनालिकाओं की भराई तथा ढालों पर वेदिकाओं का निर्माण आदि किए जाने चाहिए। तो इस प्रकार हमारा ये जो आज का सेक्शन है वो कंप्लीट होता है इस सीरीज का, जिसमें हम लोगों ने खंड बा के 3 और 6 नंबर के भूगोल से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो पूरे किए। अब हम लोग इसी खंड बा के 15 नंबर के प्रश्न अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए विदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।